हेलो फ्रेंड्स, तो हम लोगों ने इसके फर्स्ट पार्ट को कवर कर लिया था जिसमें हमने धातुओं और अधातुओं के गुणों के बारे में पढ़ा था। अब हम पढ़ेंगे धातुओं और अधातुओं के उपयोग। सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैंने हाईलाइट कर लिए हैं जिससे आपको नोट्स बनाने में आसानी होगी, तो ध्यान से देखिएगा सारे पॉइंट्स को। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और प्लेलिस्ट में जाकर के आपको और सारी वीडियोज़ मिल जाएंगी। देखिए, जो धातुएं होती हैं, धातुओं का उपयोग हम किस में करते हैं? धातुओं का उपयोग हम बहुत सारी मशीनें बनाने में करते हैं। ठीक है, मोटर गाड़ियाँ, वायुयान, रेलगाड़ी, उपग्रह, औद्योगिक साजो सामान, खाना पकाने के पात्र, बाल बेयरिंग आदि बनाने में हम इसका उपयोग करते हैं। ठीक है, धातुओं से बहुत सारे उपयोग होते हैं। आगे चलते हैं, यहाँ पे हम देखेंगे अधातुओं के बारे में। देखिएगा, अधातु जो हमारे जीवन के लिए आवश्यक है और जिसे सभी सजीव श्वसन के समय अंदर लेते हैं, वो कौन सी अधातु है? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन क्या है? एक अधातु है, गैस है। ठीक है, अधातु जिसका उपयोग उर्वरकों में पौधों की वृद्धि के लिए किया जाता है। तो कौन से अधातुओं का उपयोग हम करते हैं? हम जानते हैं ना, एनपीके जो होता है उसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस होते हैं हमारे, वो सारे क्या हैं? अधातुएं हैं जो कि उर्वरक के रूप में प्रयोग की जाती हैं। और फिर हम देखते हैं अधातु जिसका उपयोग जल शुद्धिकरण प्रक्रिया में किया जाता है। तो कौन सी अधातु होती है? वो हमारी क्लोरीन होती है। क्या होती है? क्लोरीन, जिसका प्रतीक क्या होता है? Cl होता है ना, Cl, क्लोरीन। क्लोरीन का उपयोग हम क्या करते हैं? जल के शुद्धिकरण में भी करते हैं और सारी चीज़ें होती हैं। अब देखिएगा, इसमें आपकी अधातु जिनमें बैगनी रंग का विलयन एंटीबायोटिक के रूप में घाव पर लगाया जाता है। कौन सा विलयन होता है वो आप कमेंट करके उसको बताइएगा। ठीक है, अब पटाखों में कौन सा प्रयुक्त होने वाला धातु है? पटाखों में कौन कौन सी चीज़ें हम प्रयोग करते हैं? उसमें आपका नाइट्रोजन होता है, तमाम तरीके की चीज़ें होती हैं उसमें, वो मिले होते हैं। ठीक है, फास्फोरस जैसे चलता है उस तरीके से। चलो आगे चलते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें यहाँ पे हैं, मैंने पॉइंट्स को हाईलाइट कर लिया है। देखिएगा, रासायनिक अभिक्रिया के समय में नए पदार्थ बनते हैं। रासायनिक अभिक्रिया के समय में क्या होता है? नए पदार्थ बनते हैं। ये पदार्थ उन पदार्थों से भिन्न होते हैं। जैसे ऑक्सीजन और हाइड्रोजन दोनों गैस हैं, उनको मिलाते हैं तो क्या बनता है? जल बनता है, जो कि द्रव है। ठीक है, अब देखिएगा, कोई पदार्थ रासायनिक अभिक्रिया द्वारा ठंडा करके, गर्म करके अथवा वैद्युत अपघटन द्वारा अधिक विघटित नहीं किया जा सकता है। ठीक है, और अधिक विघटित नहीं किया जा सकता, वह तत्व कहलाता है। जैसे तत्व है हाइड्रोजन। ठीक है, मान लो हाइड्रोजन का तत्व है, तो हाइड्रोजन को आप अन्य किसी पदार्थ में तोड़ नहीं सकते, क्योंकि हाइड्रोजन के जो परमाणु होते हैं वो सिर्फ हाइड्रोजन के ही होते हैं, उसमें ऑक्सीजन आपको नहीं मिलेगा, तो इसलिए वे तत्व कहलाते हैं। ठीक है, जैसे सल्फर एक तत्व है, तो अगर सिर्फ सल्फर है तो सल्फर से आप सल्फर के अगर आप सल्फर को आप अलग करना चाहो किसी और तत्व में तो नहीं कर सकते, क्योंकि सल्फर जहाँ पे होगा वहाँ पे सिर्फ सल्फर ही होते हैं। ठीक है, इस प्रकार आयरन और कार्बन भी एक तत्व है। ठीक है, जैसे जल है, जल को आप किस में तोड़ सकते हो? आप हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में तोड़ सकते हो। कार्बन डाइऑक्साइड को कार्बन और ऑक्सीजन में तोड़ सकते हो। लेकिन अगर इसे कार्बन है तो सिर्फ कार्बन कार्बन को आप नहीं तोड़ सकते हो, कार्बन कार्बन ही रहेगा। ठीक है, हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन ही रहेगा। ठीक, इस तरीके से। जैसे आपका जल है, जल तत्व नहीं है, जल क्या है? यौगिक है, क्योंकि वो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन से मिलकर बना है ना, इस तरीके से। तत्वों के एक नमूने में एक ही प्रकार के परमाणु होते हैं। जैसे हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन के ही परमाणु रहेंगे, ऑक्सीजन है तो ऑक्सीजन के ही रहेंगे। लेकिन अगर जल का अणु है तो जल के अणु में क्या रहेंगे? एक हाइड्रोजन का परमाणु, दो हाइड्रोजन का परमाणु और एक ऑक्सीजन का परमाणु। परमाणु तत्व की सबसे छोटी इकाई होती है, सबसे छोटी जो सूक्ष्म इकाई होती है वो क्या होती है? परमाणु होती है। ठीक है, तत्व के भौतिक परिवर्तनों में तत्व के परमाणु अप्रभावित रहते हैं। जब भौतिक परिवर्तन करते हैं, जैसे जल है या मान लो गैस है कोई, ठीक है, ऑक्सीजन गैस है, ऑक्सीजन को आप ठंडा करोगे, द्रव में बदलेगी तो भी वो ऑक्सीजन ही रहेगा, और उसको गर्म करोगे तो क्या हो जाएगा? फिर से आपका गैसीय अवस्था में आ जाएगी, जो भी क्या रहेगी? ऑक्सीजन ही रहेगी। ठीक है, उसके अणुओं में कोई, उसके परमाणु में कोई परिवर्तन नहीं होता है। द्रव सल्फर का परमाणु पूर्ण रूप से ठोस अथवा वाष्प सल्फर के परमाणु के समान होता है। यानी कि सल्फर को चाहे आप द्रव बनाओ या गैस बनाओ, दोनों अवस्था में इसके जो परमाणु रहेंगे वो समान रहेंगे। ब्रह्मांड में पदार्थों की असंख्य किस्में हैं। ब्रह्मांड में असंख्य परमाणु मतलब कि पदार्थ की किस्में पाई जाती हैं अलग अलग। इनसे बनने वाले तत्वों की संख्या असीमित होती है। अब देखो, प्राकृतिक रूप से जो हमारी पृथ्वी पर मतलब प्राकृतिक रूप से जो हमें तत्व मिलते हैं उनकी संख्या कितनी है? 94। इसको ध्यान रखिएगा, 94 जो है वो प्राकृतिक रूप से मिलने वाले तत्वों की संख्या है। धातुओं और अधातुओं के रूप में तत्वों की संख्या तत्वों का एक महत्वपूर्ण वर्गीकरण है, जिसे हम आवर्त सारणी बोलते हैं। उसको हम नेक्स्ट किसी क्लास में पढ़ेंगे। अधिकांश तत्व जो होते हैं वो धातुएं होती हैं, कुछ अधातुएं होती हैं और कुछ उपधातुएं होती हैं। उपधातु क्या होता है? जो धातु और अधातु दोनों के गुण रखते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? उपधातुएं बोलते हैं। देखिए, यहाँ से हम देखते हैं, निम्नलिखित में से किसको पीट कर पतली चादर में परिवर्तित किया जा सकता है? तो जिंक, फास्फोरस, सल्फर, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन अधातु है, सल्फर अधातु है, फास्फोरस अधातु है। तो पीट कर चादरें बनाने का जो गुण होता है वो धातु में होता है, और धातु क्या है? जिंक है। ठीक, सही गलत का बताना है इसमें।
देखिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। कह रहा है सभी धातुएं तन्य होती हैं। ऐसा नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि जैसे मरकरी है Hg, पारा, पारा क्या रहता है, वो द्रव अवस्था में रहता है, ठीक है, सामान्य ताप पर। तो उस जब द्रव अवस्था में रहता है तो उसके हम तन्य नहीं कर सकते। कुछ अधातुएं तन्य होती हैं, कुछ अधातुएं तन्य होती हैं। इसके बारे में ऐसा नहीं है, कुछ धातु जो होती है तन्य नहीं होती। जैसे मान लो कोयला है, कोयला को खींच करके आप तार नहीं बना सकते, तो इसलिए ये गलत हो जाएगा। सामान्य धातुएं तत्व होती हैं, तन्य होती हैं, ये सही है। जितनी भी लगभग धातुएं होती हैं, कुछ को छोड़ करके वो सारी क्या होती हैं, तन्य होती है, यानी उनको खींच के तार बनाया जा सकता है। कुछ अधातुएं तन्य होती हैं, नहीं, अधातु जो होती है वो तन्य नहीं होती है। अब आगे चलते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स देखते हैं। देखिए फास्फोरस बहुत डॉट डॉट अधातु है। फास्फोरस क्या होता है, बहुत ही सक्रिय होता है, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। अधातुएं ऊष्मा और विद्युत, ऊष्मा और इलेक्ट्रिसिटी जानते हैं ना, विद्युत, विद्युत की क्या होती हैं, सुचालक होती हैं। धातुओं से ऊष्मा और विद्युत प्रवाहित हो सकता है। आयरन कॉपर की अपेक्षा अधिक अवक्रियाशील होता है। जो आयरन होता है Fe हमारा, वो कॉपर Cu की अपेक्षा अधिक अवक्रियाशील होता है। पहले वाले पार्ट में मैंने आपको इसको समझाया था कि सबसे अधिक क्रियाशील कौन सी है, जिंक है, फिर आपका आयरन है, ठीक है, जिंक के बाद क्या है, आयरन है Fe, और फिर कॉपर है, ठीक है, ये क्रम याद रखिएगा। देखिए धातु अम्लों से क्रिया करके कौन सी गैस बनाती है, तो हाइड्रोजन गैस बनाती है। धातुएं अम्लों से क्रिया करके क्या बनाती है, हाइड्रोजन गैस बनाती है। आइए ट्रू फॉल्स देख लेते हैं। देखिए समानता अधातु अम्लों से अभिक्रिया करते हैं। समानता अधातु अम्लों से अभिक्रिया करते हैं, ये गलत है। अधातुएं जो है अम्लों से अभिक्रिया नहीं करती है। सोडियम बहुत क्रियाशील धातु है, ये सही है। जिंक कॉपर जिंक सल्फेट के विलयन से जिंक विस्थापित करता है। अब देखो कॉपर जिंक सल्फेट के विलयन से जिंक को विस्थापित करता है, ऐसा सही नहीं है। क्यों? क्योंकि जिंक अधिक क्रियाशील होता है। जिंक जो है तो वो ज़्यादा क्रियाशील होता है, किससे, कॉपर से। तो कॉपर नहीं विस्थापित कर पाएगा जिंक को, जो ज़्यादा क्रियाशील होगा वो विस्थापित करता है। कोयले को खींचकर तारे बनाई जा सकती हैं, ये गलत है, ठीक है। तो इस तरीके से ये हो गया। चलिए देखते हैं और कुछ क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है इसमें। मैचिंग वाला होगा तो मैचिंग वाला करा देते हैं। देखो सबसे पहले गोल्ड, गोल्ड से हम क्या बनाते हैं, आभूषण बनाते हैं, 4 नंबर। आयरन, आयरन से क्या बनता है, आयरन से हम मशीन बना सकते हैं ना। और एल्यूमिनियम और कार्बन, कार्बन का हम उपयोग किस में करते हैं, कार्बन का उपयोग हम ईंधन के रूप में करते हैं, ठीक। कॉपर, कॉपर का उपयोग हम किस में करते हैं, कॉपर का उपयोग हम बिजली के तार बनाने में करते हैं। एल्यूमिनियम का उपयोग किस में करते हैं, खाद्य सामग्री को लपेटने में करते हैं। और मरकरी का उपयोग थर्मामीटर में होता है, ठीक है। तो गाइस इस तरीके से हमारा ये चैप्टर समाप्त हो गया। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।